जीवन के अंदर कुछ अच्छा किया जाए, किसी के हितार्थ किसी भी प्रकार की मदद की जाए, सहयोग किया जाए, साथ दिया जाए, यही जीवन जीने की सार्थकता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदिगणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। रीट मुख्य परीक्षा है तो हम टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ कर रखी है, जो कि व्याकरण के दृष्टिकोण से हम देखें तो जितनी भी परीक्षाओं की आप तैयारी करें उन सभी के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन विशेष तौर से हमने यहाँ पर रीट मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको टारगेट किया हुआ है। पहला सवाल है, पारिभाषिक जो शब्दावली जोड़ी गई है मुख्य परीक्षा में, उससे कुछ सवाल है जो प्रारंभ में लिए हैं। पहला सवाल है आपके समक्ष, मेंटेनेंस का सही पारिभाषिक शब्द है। मेंटेनेंस का सही पारिभाषिक शब्द है। देखिए, अंग्रेजी के उतने विद्वान नहीं हो सकता, अंग्रेजी के उच्चारण में कहीं ना कहीं त्रुटि है जो हो सकती है। प्रयास है लगभग ठीक करें। मेंटेनेंस यानी रखना, सजाना, रख रखाव या सुंदर। तो कौन सा है जो सटीक उत्तर होगा मेंटेनेंस का? तो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर सी विकल्प है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपने सुना होगा, जो लोग भी गाड़ी रखते हैं या कोई महंगी गाड़ी लेने की सोचते हैं तो आपने सुना होगा, यार मेरे को तो मेंटेनेंस को खर्चा बहुत ज़्यादा है, उसका तो मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा, मतलब रख रखाव का खर्चा उसका क्या है, ज़्यादा है। तो अपने कम मेंटेनेंस वाली गाड़ी है जो लेके आएंगे जिसको ज़्यादा खर्चा नहीं हो। तो मेंटेनेंस यानी रख रखाव। ठीक है जी। दूसरा सवाल देखिए, लॉजिस्टिक का सही पारिभाषिक शब्द है। लॉजिस्टिक्स का सही पारिभाषिक शब्द है सामान, तर्क, तार्किक या साज सामान। साज सामान या साजो सामान। ठीक है जी। डी विकल्प यहां पर ठीक हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स। और ये सारे के सारे परिवहन से संबंधित जो चीजें होती है उनसे जुड़े हुए सवाल हैं सारे के सारे। तीसरा सवाल है आपके समक्ष, शिपिंग का सही पारिभाषिक शब्द है। SHIPPING, शिपिंग का सही पारिभाषिक शब्द है। शिपिंग नाम पे ही अगर जाकर देखोगे तो इसका उत्तर दे सकते हो आप। माफ करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। नौ वहन, माल, सामान या वहन। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या, शिपिंग यानी नौ वहन। चलिए साहब, चौथा सवाल है, रेट कॉन्ट्रैक्ट का सही पारिभाषिक शब्द है। ठेका, दर संविदा, ठेकेदार या संविदा। तो आसानी से इसका उत्तर दे पाओगे आप। रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, दर संविदा आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और रेट कॉन्ट्रैक्टर में लिख दूंगा यहां पर, रेट कॉन्ट्रैक्टर अगर लिख दूंगा तो उसका अर्थ क्या होगा वो आप कमेंट करके है जो बताइएगा साथियों। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है आपको तो ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को। लाइक नहीं करते हैं आप, सभी को शेयर भी कर दें। और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लो, घंटे पर क्लिक कर लो, ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि वीडियो सूचना आपको मिलती रहे। अगला सवाल है पांचवा, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि भ्रष्ट होना या फिर मूर्ख होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ने से तात्पर्य हो जाएगा यहाँ पर बुद्धि का भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल छठा, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड नहीं छोड़ना। कंडीशन ठीक नहीं है फिर भी घमंड नहीं छोड़ना, अपना स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में वो एटीट्यूड है जो बनाए रखना, ईगो रखना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, चोर की दाढ़ी में तिनका, गरजे पर बरसे नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना, क्या होगा सही विकल्प वाला उत्तर? तो ये हो जाएगा साथियों यहाँ पर 1 नंबर, कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन है जो अभी नहीं गई। सवाल है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। लोकोक्ति का सही अर्थ है जो क्या होगा? सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, शेखी मारना, व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, ना होने पर भी ढोंग करना।
तो क्या हो जाएगा उत्तर? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर 4 नंबर, डी विकल्प सही हो जाएगा। ना होने पर भी क्या है? ढोंग करना। 8वां सवाल आपके समक्ष, अंधा होना। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। आँखों से दिखाई न देना, आँख से काना, विवेक भ्रष्ट होना, जहाँ धांधली का बोलबाला हो। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अंधा होना यानी विवेक भ्रष्ट हो जाना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। हम सब की स्थितियाँ एक जैसी है, वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए, उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य साथियों कौन सा हो जाएगा? आसानी से दे पाओगे उत्तर? 3 नंबर, सी विकल्प है, जो सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। यहाँ पर अशुद्ध है, तो फिर शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य की बात करें इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए। सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए, ये यहाँ पर है जो शुद्ध है जो वो हो जाएगा। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य बताना है आपको। यह बुद्धिमान स्त्री है, आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए, गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है, सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर सही शुद्ध वाक्य केवल एक ही है, वो है चौथा, सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाकी सारे के सारे अशुद्ध है। तो फिर इनका शुद्ध क्या होगा? देखिए, ये बुद्धिमान स्त्री है, तो जब स्त्री आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा? यह बुद्धिमती स्त्री है, मान अपने पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह क्या हो जाएगा? बुद्धिमती स्त्री है। आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन यही है, यह बुद्धिमती स्त्री है। अब आदरणीय माताजी, आदरणीय माताजी नहीं होगा, आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए। आदरणीय की जगह क्या हो जाएगा? आदरणीय। ठीक है, आदरणीय, आगे माताजी से निवेदन कीजिए। गुणवान स्त्री, वान और वती या मती, ये वान और मान ये पुल्लिंग में, तो गुणवान न होकर यहाँ पर स्त्री के लिए आया है, तो यहाँ पर क्या? गुणवती स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है। तो गुणवान की जगह क्या हो जाएगा? गुणवती। ठीक है साथी, आगे वाला इस प्रकार से यह जो शुद्ध होगा, तो कोई शब्द आ गया उसमें अंत में मति हो या वती हो तो वह स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और किसी शब्द के अंत में मान अथवा वान आ जाएगा तो वो पुल्लिंग में पुल्लिंग को है जो इंडिकेट करेगा। अगला सवाल देखिए, किसी के कथन को, बहुत अच्छा सवाल पहले भी पूछा गया है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग है जो किया जाता है? मतलब कोई का कथन है जो हम बताते हैं, तो वहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा कथन के साथ में? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर निर्देशक चिन्ह? क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या? 2, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अरे आप कोटेशन लिखते हो ना कई सारों के, तो क्या लगाते हो? अवतरण या उद्धरण चिन्ह है जो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से, मतलब उसका जिस वैज्ञानिक का या जिस जो मनोवैज्ञानिक है उसका है, जैसे कि जैसे कथन है जो हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर क्या आती है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह जिसे हम बोलते हैं, और वो डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम कहते हैं। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह, अब देखिए एक तो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, एक इकहरा होता है, ऐसे भी तो होता है एक सिंगल भी। तो इन दोनों का प्रयोग कहाँ से होता है? तो किसी वक्ता के कथन को अगर ज्यों का त्यों हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोहरे के अंदर ही कि किसी वक्ता के कथन को
वक्ता के किसको, पूरे सेंटेंस को, कथन को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों अगर हम जो लिख रहे हैं तो वहाँ पर ये क्या है, दोहरा उद्धरण चिन्ह आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगी। ठीक है जी, समझ गए बात को, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। किसी ने महात्मा गांधी जी ने कोई स्लोगन बोला, कोई बात कही, नेहरू जी ने कोई बात कही, या और किसी ने भी बात कही, या कलाम साहब का कोई कथन है, तो उनको कोट करेंगे जब हम उनको दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर है जो करेंगे। अब इकहरा कहाँ पे आएगा, तो इकहरा जो उद्धरण चिन्ह है वो किसी एक शब्द को या पद को है जो अलग से दिखाने के लिए, जितने भी जो राइटर हुए हैं जैसे उनका जो उपनाम होता है उसको अलग से शो करने के लिए वहाँ पर इकहरा आएगा शब्द को। जैसे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो पूरा नाम लिख दिया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और फिर आपने देखा होगा अज्ञेय को है जो इसमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो डाला जाता है इकहरा उद्धरण चिन्ह में। तो केवल शब्द, कोई विशेष शब्द है उसको हमें अलग से दिखाना है तो इकहरा उद्धरण चिन्ह, और किसी का सेंटेंस है तो कंप्लीट वाक्य को किसी एज इट इज हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह आएगा। ठीक है जी, समझ गए होंगे ये बात। अगला सवाल, लिखते समय बीच में कोई शब्द या वाक्यांश छूट जाता है तो उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे है जो लिख दिया जाता है। अब देखिए, आप बचपन से ये चीज़ करते आ रहे हैं, कई बार छूट जाता है कोई वाक्य, कोई शब्द है जो हम ऊपर करके थोड़ा सा लिख देते हैं, तो उस चिन्ह को जो कहा क्या जाता है, विवरण, हंसपद, योजक या कोष्ठक, बताइए। तो उसको क्या कहा जाता है, हंसपद है जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हंसपद। अब जैसे कि मुझे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मुझे आपको पढ़ाना था, मुझे आपको पढ़ाना था। अब मैं यहाँ पर मान लो भूल गया कि मुझे क्या पढ़ाना था, तो मुझे आपको हिंदी पढ़ाना था। तो यहाँ पर जो मैंने ये लगाया है ऐसे करके, ये जो चिन्ह है ये क्या कहलाएगा, हंसपद है जो कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ऊपर है जो लिख देते हैं, कई बार देखा होगा आपने। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला वही कहलाता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है जो कौन सा नहीं है, समकालीन, ध्यानपूर्वक, लगातार या प्रतिमाह है, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या, पहला ही, समकालीन नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ो, लगातार काम करो, प्रतिमाह ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्रिया विशेषण जबकि ये नहीं है। अगला सवाल देखिए, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, मतलब किसके अंदर है जो क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, जो सवाल है उसकी भाषा भी आप पकड़ के चला कीजिए। वह अचानक चला गया, मेरी बात ध्यान से सुनो, नौकर मालिक से खुश रहता है, वह प्राय यहाँ आया करते थे। तो यहाँ पर सवाल है क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों 3, नौकर मालिक से खुश रहता है, यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं है। जबकि मैं बात करूँ वह अचानक चला गया, तो वह अचानक चला गया, तो यहाँ पर पूछोगे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ये रीति को इंडिकेट कर रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, रीतिवाचक हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी रीतिवाचक देखने को मिलेगा। किस प्रकार सुनना है, ध्यान से। ठीक है, और वह प्राय यहाँ आया करते थे, यहाँ आया करते थे, यानी कि ये स्थानवाचक, और यहाँ कुछ मामला नहीं है। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कैसे क्या लगे आपको, अच्छे लगे ही होंगे, लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें। आप शेयर नहीं करते हैं, मुझे लगता है शेयर करेंगे तो और साथियों की मदद होगी, अपना ये परिवार चैनल भी आगे बढ़ेगा। पहली बार जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी सवाल सूचना डालता रहता हूँ।
जीके की फ्री क्लासेज के लिए अपना दूसरा चैनल है नव सृजन क्लासेज, नव सृजन क्लासेज नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल, जिस पर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं। और यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज है जो जीके की चल रही है, बिल्कुल व्याख्यात्मक रूप से। जरूर ज्वाइन कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को भी आप। जय हिंद, फिर मिलता है।